हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चंस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को और क्वेश्चंस को समझने की भी कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का आकार कैसा है। तो गोलाकार, सेकंड अंडाकार, लघ्वक्ष गोलाभ या दीर्घाक्ष गुलाब। तो राइट आंसर रहेगा गाइस लघ्वक्ष गुलाब। लघ्वक्ष गुलाब यानी अगर आपको पता है जियोड शेप बनाते हैं, हमारी पृथ्वी की जो शेप है वो जियोड है। अब गुलाब इन दोनों में है, या तो वो लघु आकार का बनाती है जो जियोड शेप बनाते हैं, या दीर्घ। तो हमारी पृथ्वी याद रखना लघु आकार की जियोड शेप बनाती है, तो आंसर गा रहेगा, ठीक है, आंसर गा रहेगा। नेक्स्ट आता है, पृथ्वी की भूमध्य त्रिज्या लगभग है। नंबर 2 इज पृथ्वी की भूमध्य त्रिज्या लगभग है। त्रिज्या पूछी गई है 12,700 किलोमीटर, 6,900, 6,400, 11,600। तो राइट आंसर रहेगा गाइस, जो हमारी पृथ्वी की भूमध्य त्रिज्या है वो है आपकी 6,400 किलोमीटर। तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो राइट आंसर रहेगा 6,400 किलोमीटर। तो ऑप्शन रहेगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की अनुमानित परिधि कितनी है। पृथ्वी की अनुमानित परिधि कितनी है। 25,000 किलोमीटर, 16,000, 40,000, 50,000। तो राइट आंसर रहेगा 40,000 किलोमीटर। तो हमारी पृथ्वी की अनुमानित जो परिधि है वो 40,000 किलोमीटर के लगभग है। नियर अबाउट आपकी 40,025 किलोमीटर है, बिल्कुल करेक्ट की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक घूर्णन कितने समय में पूर्ण करती है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करती है। देख लेते हैं ऑप्शन, 23 घंटा 30 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट, 4.9 सेकेंड। तो यहाँ पर जो नियर अबाउट आंसर है वो हमारा आप खुद ही देख सकते हो ऑप्शन में कौन सा है, ख। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ख, ठीक है। तो ये है पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट आता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमा पथ का आकार क्या है। यानी कौन से पथ पर, कौन से रास्ते पर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये मैंने बहुत बार अपनी क्लासेस में भी आपके साथ शेयर किया है। गोलाकार, अति परवलयिक, अंडाकार और परवलयिक। तो राइट आंसर रहेगा आपका अंडाकार। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर इस शेप में चक्कर लगाती है, ठीक है, इस तरीके का सर्कल बनाती है, दीर्घ वृत्ताकार सर्कल, जिसे अंडाकार भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना छोटा है। ठीक है, जो ध्रुवीय व्यास है विषुवतीय व्यास से अगर हम बात करें तो उन दोनों में देखो, आपको सबको पता है ये आपकी विषुवत रेखा यानी ये विषुवतीय व्यास है और ये ध्रुवीय व्यास है। तो दोनों में कितना अंतर है गाइस, तो दोनों में 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना, 43 किलोमीटर का अंतर है। तो 43 किलोमीटर छोटा है ध्रुवीय व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप दिन और रात बनते हैं। तो आप सबको पता है पृथ्वी की घूर्णन के कारण होता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन और पृथ्वी के परिक्रमण, पृथ्वी के घूर्णन और उसकी परिक्रमा, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस का आंसर रहेगा, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें परिक्रमा भी दे दिया। परिक्रमा तो सूर्य की करती है ना, तो उसकी वजह से तो आपका दिन और रात नहीं बनते, ठीक है। तो पृथ्वी जब अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यानी पृथ्वी अपनी धुरी पर जब घूमती है तभी दिन और रात बनते हैं। जो साइड सूर्य के सामने होगी वहाँ दिन और बैक साइड में रात होती है। तो ऑप्शन का रहेगा इसका। नेक्स्ट आता है, धरती की परत के समीप के वायुमंडल को क्या कहते हैं। बहिर्मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, शोभ मंडल। यू नो डैट, सबको पता है, इसका राइट आंसर रहेगा शोभ मंडल, ऑप्शन घ, शोभ मंडल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस कारण पृथ्वी अंडाकार है। तो पृथ्वी अंडाकार क्यों है, सूर्य के चारों परिक्रमा के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, या घूर्णन के अपकेंद्री बल के कारण, या अपने स्वयं की धुरी पर आनति के कारण। तो राइट आंसर रहेगा गाइस, जो घूर्णन है उसके अपकेंद्री बल के कारण ही हमारी पृथ्वी है वो अंडाकार है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस कारण भूकंप आते हैं। निर्वर्तनिकता, निरावृत्तीकरण, पृथ्वी के परिक्रमा, या पृथ्वी का घूर्णन। तो राइट आंसर रहेगा जो आपका जिसे हम कह देते हैं ना विवर्तनिक, ठीक है, तो वो आपका इसमें शामिल होता है, ठीक है, विवर्तनिक भी कहते हैं। तो घूर्णन और परिक्रमा का तो इसमें कोई रोल ही नहीं होता, और ये भी नहीं। तो राइट आंसर रहेगा इसमें विवर्तनिक, यानी टेक्टोनिक वर्ड से रिलेटेड है ये निर्वर्तनिकता। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से भू अक्षरण के मुख्य कारक क्या हैं। हवा और पानी, चट्टाने, रेत और इनमें से कोई नहीं। तो यू नो डैट, भूक्षरण यानी अपर्दन। तो हवा और जो पानी है गाइस वो सबसे मेन रीजन है,
ठीक है, हवा और पानी की वजह से भूमि का अपरदन होता है, यू नो डैट इस बात को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में जो पाया जाने वाला, अगर हम बात करें जो गैस है पर्याप्त मात्रा में, वो कौन सी पाई जाती है? ऑर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्रिप्टोन। तो इसका आंसर तो आई थिंक सबको पता है, तो राइट आंसर रहेगा आपकी नाइट्रोजन, और जो कि आपकी 78% के लगभग हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? निम्नतम यानी सबसे नीचे वाली परत की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर भी मोस्टली सभी स्टूडेंट को आता है, राइट आंसर रहेगा क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी पर बर्फ के वृहदाकार ढेर यानी बड़े बड़े ढेर कहाँ पाए जाते हैं? कनाडा में, साइबेरिया में, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में। तो गाइस वैसे तो इन सभी एरियाज में आपकी बर्फ देखने को मिलती है, पर सबसे जो भयंकर बर्फ है वो आपकी अंटार्कटिका में मिलती है, तो गा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है पृथ्वी के लगभग कितने भाग में महासागर है? 50%, 60%, आपके 70% या 80%? तो देखो हमें पता है ना, लगभग 71% भाग पर पानी है, हम ये पढ़ते आए हैं, तो महासागर पूछा गया है, तो राइट आंसर 70% नियर अबाउट का ढूंढेंगे हम, है ना, तो गा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 16, ध्रुवों पर कर्मिक देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? यानी दो देशांतर जो कर्मिक है ध्रुवों पर यानी पोलर एरिया पर पूछी गई है, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो यू नो डैट कितनी होगी? 0, शून्य, क्योंकि ध्रुवों पर जाकर तो देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती है ना, सारी देशांतर रेखाएं लॉन्गिट्यूड लाइन, तो उनके बीच की दूरी शून्य होती है, 0 होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, धरती की तुलना में चंद्रमा का परिमाण कितना है? 1/4, 1/80, 1/100 या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 1/80। धरती की तुलना में जो चंद्रमा का परिमाण है वो 1/80 है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आता है मानसून का क्या कारण है? हवा का मौसमी उत्क्रमण, पृथ्वी की परिक्रमा, बादलों का आवागमन, तापमान का बढ़ना। तो मानसून आपका किस वजह से आता है गाइस? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हवा का मौसमी उत्क्रमण, क्योंकि आपकी जो हवाएं हैं वो आती हैं हिंद महासागर की ओर से और भारत के दक्षिणी भाग में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम हवाएं, और जो अपने साथ नमी लाती हैं, जो भारत में आने के बाद मानसून के तौर पर पूरे इंडिया में वर्षा करती है, सिवाय तमिलनाडु की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, खालिस्तान पर दिन और रात बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा, ध्रुव, यामोत्तर रेखा या अंटार्कटिक? तो राइट आंसर रहेगा इसका गाइस भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर सूर्य लगभग सीधा पड़ता है, तो ये माना जाता है कि भूमध्य रेखा पर सारा साल सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो यहाँ दिन और रात भी बराबर होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, सायन या इक्विनोक्स का क्या अभिप्राय है? किसे कहते हैं? इक्विनोक्स। तो रात की अगर हम बात करें, रात की अपेक्षा जब आपका दिन लंबा होता है, दिन की अपेक्षा रात लंबी, दिन और रात एक समान, तो ये मैंने करवा रखा है आप सबको, मैंने पहले भी बताया था, जब आपका दिन और रात एक समान होते हैं, ठीक है, दिन और रात जब एक समान होते हैं तो उस सिचुएशन को कहते हैं हम सायन यानी इक्विनोक्स, जिसे हिंदी में विश्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व। हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व, ठीक है, विश्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आता है चंद्रमा के अलावा आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला खगोलीय पिंड कौन सा है? ठीक है, शुक्र, बृहस्पति, ध्रुव तारा, साइरस। तो सबको पता है सबसे चमकीला हमारा शुक्र, वीनस जिसे कहते हैं, ठीक है, स्पार्कल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य की परिक्रमा करने वाला विशालतम पिंड कौन सा है? चंद्रमा, बृहस्पति, वरुण, प्लूटो। तो सबसे विशाल यानी सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो यू नो डेट सबको पता है इसका आंसर भी, ठीक है, बृहस्पति, जुपिटर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये सूर्य का या सौर परिवार का सबसे बड़ा आपका प्लैनेट है, सबसे बड़ा पिंड है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बुध। तो राइट आंसर रहेगा शुक्र, ठीक है, वीनस जिसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, सांध्य तारे का उदय खालिस्तान को दर्शाता है? दक्षिणी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव को, पूर्व को या पश्चिम को? तो राइट आंसर रहेगा गाइस पश्चिम को। किसको दर्शाएगा? पश्चिम को। जो सांध्य तारा का जो उदय होता है वो पश्चिम को दर्शाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। तो यू नो डैट बृहस्पति। जुपिटर सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है हमारे सौरमंडल का। हमारे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, वरुण, मंगल, बृहस्पति। तो ध्यान रखना सबसे गर्म जो प्लैनेट है वो भी शुक्र है, वीनस, क्योंकि यहाँ पर CO2 की मात्रा अधिक पाई जाती है।
CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो अपने अंदर टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर लेती है और उसे फिर उनका रिफ्लेक्शन नहीं करती और जिस वजह से एरिया गर्म होता चला जाता है। तो शुक्र ग्रह पर आपकी CO2 की मात्रा अधिक है, इसी वजह से ये सबसे गर्म प्लेनेट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, सबसे धीमी गति से सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? प्लूटो, बृहस्पति, मंगल या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे धीमी गति, ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका प्लूटो। बट प्लूटो अब कोई प्लैनेट नहीं है, ये एक बोना ग्रह है, याद रखना। अब हमारे केवल 8 ग्रह हैं, ये बोना ग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट आता है सांध्य तारा के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? सांध्य तारा, सांझ का तारा किसे कहते हैं गाइस, या सांध्य तारा? शनि, शुक्र, बृहस्पति, मंगल। तो मैंने आपको बताया था कि जो शुक्र है आपका, भोर का तारा, सांझ का तारा, सांध्य तारा, ये सब कुछ शुक्र ग्रह को जाना जाता है इन सभी नामों से। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ख। नेक्स्ट आता है पृथ्वी के समीप सत ग्रह कौन सा, यानी पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, प्लूटो। तो पृथ्वी के सबसे निकट अगर हम बात करेंगे तो वो आपका कौन सा ग्रह होगा? शुक्र, जिसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो शुक्र ग्रह है पृथ्वी के सबसे निकट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य के समीप सत ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, बुध, शनि। तो राइट आंसर रहेगा बुध। तो मंगल के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, कौन सा ग्रह गाइस? बुध। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, वैज्ञानिकों को किस ग्रह पर जीवन होने की प्रत्याशा है, यानी किस ग्रह पर जीवन पाया गया है? प्लूटो, शनि, मंगल, बृहस्पति। मंगल पर। सबको पता है कि भारत ने ही सबसे पहले अपना सुरक्षित यान मंगल ग्रह पर भेजा है। ठीक है, मंगल ग्रह, जिस पर आपकी एक मूवी भी बनी हुई है, मंगलयान नाम की मूवी, अक्षय कुमार की। तो उसमें आप सारी सिचुएशन देख भी सकते हो। तो इसी पर ही जीवन होने की प्रत्याशा की है वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस ग्रह का व्यास सबसे कम है? तो आपको बताना व्यास सबसे कम किसका है? बुध का, मंगल का, शुक्र का, प्लूटो का। तो राइट आंसर रहेगा प्लूटो। तो प्लूटो का जो व्यास है वो गाइस सबसे कम है, बट ये प्लैनेट नहीं है, ये आपका बोना ग्रह है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आता है सूर्य की परिक्रमा में यूरेनस को लगभग कितना समय लगता है? 76 वर्ष, 80 वर्ष, 84 वर्ष, 90 वर्ष। यूरेनस जो कि आपकी लगभग 7वां ग्रह है, ठीक है, 7th प्लैनेट है सूर्य से दूरी के अनुसार। तो इसकी अगर हम बात करें तो गाइस इसको लगते हैं 84 वर्ष। कितने? 84 वर्ष। ठीक है, तो सूर्य से काफ़ी दूर है, तो 84 वर्ष का एक साल होता है यहाँ पर, आप ये भी कह सकते हो यूरेनस ग्रह पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की पूर्व से पश्चिम की पश्चिमगामी परिक्रमा करता है? पृथ्वी, बुध, बृहस्पति, शुक्र। पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, तो उल्टी परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी तो हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, बृहस्पति भी, बुध भी, बट यहाँ पर दिख रहा है ना आपको शुक्र। तो जो हमारे सौरमंडल में 2 ही ऐसे प्लैनेट है जो उल्टी डायरेक्शन में सूर्य की ओर परिक्रमा करते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम। एक तो आपका शुक्र है और दूसरा आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओगे। ठीक है गाइस, ये आपका क्वेश्चन है मेरी तरफ से, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताओगे दूसरा प्लैनेट कौन सा है जो सूर्य की उल्टी डायरेक्शन पर चक्कर लगाता है, पूर्व से पश्चिम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह उपग्रह कौन सा है? यानी सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मंगल, चंद्रमा, चट्टान या इनमें से कोई नहीं? तो यू नो डेट हमारा मून, हमारा चंदा मामा हमारी पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36, आकाश से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? धूमकेतु, उल्का, चट्टान या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस इन्हें कहते हैं उल्काएं। जो आपके पृथ्वी पर गिरने वाले पिंड, इनको उल्काएं कहते हैं, और हमारे वायुमंडल की मेसोस्फीयर में आकर ये जो उल्का है ये काफ़ी हद तक नष्ट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37, धूमकेतु वे चमकीले खगोलीय पिंड है जो खालिस्तान की परिक्रमा करते हैं। आपके धूमकेतु किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बृहस्पति। तो गाइस राइट आंसर रहेगा सूर्य की। ठीक है, तो सभी प्लैनेट की तरह आपके धूमकेतु भी सूर्य के चारों ओर ही परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38, सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी है जो खालिस्तान के बीच स्थित है। शुक्र और मंगल, मंगल और बृहस्पति, शुक्र और बृहस्पति, बुध और शुक्र। तो तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी किसके बीच स्थित है? तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा शुक्र और मंगल के बीच आती है हमारी पृथ्वी। ठीक है, शुक्र यानी वीनस, जिसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है, और मंगल, मार्स। ठीक है, इन दोनों के बीच हमारी अर्थ आती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक रेखा, पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक रेखा जो 180 डिग्री यामोत्तर रेखा के समीप है उसको क्या कहते हैं?
ठीक है। 180 डिग्री यामोत्तर रेखा के निकट है काल्पनिक रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मुख्य यामोत्तर रेखा। तो गाइस जो आपके 180 डिग्री पर है उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन, जो केवल आपके महाद्वीप में से टच नहीं होती, महासागर और सागरों में से केवल इसको टच किया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40। एक समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जो एक समान वर्षा वाले एरियाज को जोड़ती है। समदाब रेखाएं, आइसोबार, आइसोहाइट्स, आइसोथर्म, आइसोहेलाइन। तो एक समान जो वर्षा वाले एरियाज को मिलाएगी उन रेखा को कहेंगे गाइस आइसोहाइट, आइसोहाइट। ठीक है, जो एक समान वर्षा वाले, मान लो देख यहाँ पे भी 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यहाँ पे भी 50 सेंटीमीटर होती है, यहाँ पर भी। तो ये जो यहाँ से चलेगी 50 सेंटीमीटर वाली लाइन और इस तरीके से ये जो रेखा जाएगी इसको कहेंगे आइसोहार्ट्स लाइन। ठीक है। समदाब रेखाएं क्या होती हैं? जो एक समान वायुदाब वाले एरियाज को मिलाती है। ठीक है, जो एक समान वायुदाब वाले एरिया को मिलाती है। आइसोथर्म किसे कहते हैं? जो एक समान तापमान वाले एरिया को मिलाती है। और आइसोहेलाइन कौन सी होती है? जो समान लवणता वाले एरियाज को मिलाती है। तो समान तापमान वाले एरिया को आइसोथर्म, समान लवणता वाले एरिया को आइसोहेलाइन, समान वर्षा वाले एरिया को आइसोहाइट और समान वायुदाब वाले एरिया को मिलाने वाली समदाब रेखाएं। तो ये चारों याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से महान वलय यानी ग्रेट सर्कल किसे कहते हैं? ग्रेट सर्कल गाइस किसे कहते हैं? आर्कटिक रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो ग्रेट सर्कल की बात करें, ग्रेट सर्कल तो ये होता है गाइस आपका महान वृत्त यानी महान वलय। तो ये कहते हैं आपकी भूमध्य रेखा को। ठीक है, ये ग्रेट सर्कल है, सबसे बड़ा सर्कल है हमारी पृथ्वी का। तो भूमध्य रेखा को जाना जाता है ग्रेट सर्कल के नाम से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किसकी सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं? भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और बर्मा। तो राइट आंसर इज भारत और चीन की जो बाउंड्री है इसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43। भूमध्य रेखा की समानांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? भूमध्य के अक्षांश, देशांतर, यामोत्तर रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो यू नो डेट भूमध्य रेखा के जो समानांतर खींची जाती है उस रेखा को कहते हैं लैटिट्यूड लाइंस यानी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अक्षांश। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। एक समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, देखो अभी मैंने आपको पढ़ाया था और इसमें आ भी गया। तो एक समान टेम्परेचर को जो मिलाती है तो आइसोथर्म, आइसोहाइट्स, आइसोमर्स, आइसोबार्स। तो राइट आंसर इज आइसोथर्म, ऑप्शन का। आइसोथर्म एक समान टेम्परेचर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। आइसोहार्ट्स समान वर्षा वाली रेखा को कहते हैं। आइसोमर्स आई थिंक कुछ नहीं होता। और आइसोबार्स आपकी वही होती है जो समान वायुदाब वाले एरियाज को मिलाती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45। भूकंप के एक समान झटके महसूस करने वाले स्थान कहलाते हैं, यानी जहां पर एक समान झटके महसूस हुए। मान लो आपका एक पानीपत है, एक करनाल है, एक अम्बाला है, तो इनमें एक समान झटके महसूस हुए तो इन एरियाज को क्या कहेंगे? हिम रेखाएं, भूकंपीय रेखाएं, समदाब रेखाएं या आपका बेल्ट। तो इसको कहेंगे गाइस भूकंपीय रेखाएं। क्या कहेंगे इनको? भूकंपीय रेखाएं, यानी वो रेखा गुजारी जाएगी इनमें से मैप पर जो एक समान झटकों को प्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 46। गलत परिभाषा पर चिन्ह लगाना है आपको। समोच्च रेखाएं किन्हें कहते हैं? समुद्र तल से जो समान ऊंचाई वाले एरियाज होते हैं। आइसोथर्म किन्हें कहते हैं? समान तापमान वाले एरियाज। आइसोहाइट्स किसे कहते हैं? समान वर्षा वाले एरियाज। समदाब रेखाएं किसे कहते हैं? समान वायुमंडलीय तापमान वाले क्षेत्र। तो गाइस ये क ख ग तीनों राइट है, तीनों राइट है। समोच्च रेखाएं यानी कंटूर्स के द्वारा हम समुद्र तल से समान हाइट वाले एरियाज को मिलाते हैं। आइसोथर्म समान टेम्परेचर वाले एरियाज को, आइसोहाइट समान वर्षा वाले एरिया को। बट समदाब रेखाओं के द्वारा हम समान वायुमंडलीय दाब यानी प्रेशर वाले एरिया को मिलाते हैं, ना कि टेम्परेचर वाले को। ठीक है, तो घा रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 47। महान अवरोधक भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? पर्वत श्रृंखला है, परवाल निर्माण है, मानव निर्मित दीवार है या ज्वारीय भित्ति है? तो गाइस इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था जब मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कराया था। ये आपकी एक परवाल भित्ति है। परवाल जो कि एक मूंगा नाम का एक जीव होता है समुद्र के अंदर, तो उससे इसका निर्माण हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ का। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, क्वींसलैंड तट पर है ये परवाल भित्ति। ठीक है, तो खा रहेगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। महान अवरोधक भित्ति किसके तट के समानांतर जाती है? क्वींसलैंड, न्यू साइबेरिया द्वीप, ग्रीनलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा जो, देखो ये आ भी गया, जो आपकी महान अवरोधक भित्ति है जिसे इंग्लिश में ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, तो ये क्वींसलैंड के तट पर है। ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के तट पर है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है क्वींसलैंड।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49, विश्व प्रशांत मंडल का अभिप्राय है। भूमध्य रेखा के निकट शांत और हल्की परिवर्तनीय वाला क्षेत्र, प्रशांत महासागर में एक विशिष्ट क्षेत्र, महासागरीय प्रवाह का एक प्रकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो आपका विश्व प्रशांत मंडल होता है ना, भूमध्य रेखा के निकट बिल्कुल शांत और हल्की परिवर्तनीय, हल्की मीन्स कोई चेंज नहीं होता यहाँ पर, और बिल्कुल शांत एरिया, इसे आपका डोल ड्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोल ड्रम। डोल ड्रम के नाम से भी इसे जाना जाता है, बहुत बार पूछा जाता है डोल ड्रम वाला एरिया किसे कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के आसपास वाला एरिया कहलाता है नियर अबाउट आपका 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ वाला एरिया, इसे डोल ड्रम के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल शांत एरिया होता है, ज़्यादा यहाँ पर हलचल नहीं होती। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50, भूमि का एक तंग हिस्सा जिसके चारों ओर पानी हो और जो अन्य भूभागों से जुड़ता हो क्या कहलाएगा? अन्य किसी भी भूभाग को जोड़ता हो तो उसे क्या कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा टिब्बा, सायन, भूसंधि, जल डमरू, मध्य। तो गाइस उसे कहेंगे भूसंधि, क्योंकि भूमि का एक तंग हिस्सा, अगर पानी का हिस्सा होता तो जल डमरू मध्य कहते। ठीक है, भूमि का एक पतला सा हिस्सा है जो चारों ओर से पानी द्वारा कवरअप है, बट एक ओर से ये किसी पतली सी नली के द्वारा अन्य भूभागों से जुड़ा हुआ है, तो उसे कहेंगे भूसंधि। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइसोहाइट्स का संबंध किससे है? कृषि, ज्वालामुखी, बाढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो यू नो डेट आइसोहाइट्स हमारी समवर्षा रेखाएं होती हैं, तो राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। आइसोहाइट्स समान वर्षा वाले एरियाज को मिलाती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52, निम्न वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र के चारों ओर सर्पिलाकार में बह रही हवाएं क्या कहलाती हैं? परभंजन, चक्रवात, अचक्रवात, बवंडर। तो राइट आंसर रहेगा गाइस देखो हम क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। निम्न वायुमंडलीय दाब यानी एक लो प्रेशर एरिया, इसके चारों ओर सर्पिला मार्ग में हवाएं चल रही है, तो ये क्या, कौन सी सिचुएशन बन गई? हवाएं आ रही है इस एरिया में बाहर से अंदर की ओर, तो ये क्या बन गया? ये आपकी एक साइक्लोन वाली स्थिति बन गई। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? चक्रवात। ये क्या होगा? हमारा चक्रवात। ठीक है गाइस, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो साथ साथ में वीडियो को लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हो मेरे चैनल पर। ठीक है, मेरे चैनल का नाम स्टडी विद दीपा सैनी, यू नो डैट, सभी जानते भी हो। ठीक है, तो चैनल को मैक्सिमम लाइक शेयर करना गाइस, और आपके सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरी है, और सब्सक्राइब करना मैक्सिमम चैनल को, स्टडी विद दीपा सैनी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 53, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी, या सूर्य व किसी भी ग्रह के बीच की औसत दूरी। तो राइट आंसर रहेगा गाइस प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ऑप्शन नंबर का। ठीक है, पहला ऑप्शन रहेगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट आता है वृहत ज्वार भाटा कब होता है? वृहत ज्वार भाटा यानी बड़ा ज्वार भाटा कब होता है? केवल पूर्ण चंद्रमा के दिन, केवल नव चंद्रमा वाले दिन, उस दिन जब चंद्रमा की स्थिति उसके प्रथम चतुर्थांश पर होती है, पूर्ण चंद्र और नव चंद्र वाले दिन। तो राइट आंसर रहेगा आपके वृहत ज्वार भाटा की बात करें तो पूर्ण चंद्र और नव चंद्र वाले दिन होता है आपका। ठीक है, वृहत ज्वार भाटा यानी बड़े लेवल का ज्वार भाटा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55, नव चंद्र और पूर्ण चंद्र वाले दिन वृहत ज्वार भाटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर होते हैं, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, सूर्य और चंद्रमा परस्पर विपरीत होते हैं, चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के समीप होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा गाइस सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन खा राइट रहेगा इसमें, पूर्ण चंद्र ग्रहण में। ठीक है, आपके सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों सीधी रेखा में होते हैं। ये सूर्य रहेगा, पृथ्वी रहेगी और ये चंद्रमा रहेगा। ठीक है, तो जो सूर्य की रोशनी है चंद्रमा पर नहीं पड़ पाती और पृथ्वी की छाया पड़ती है, तो इस वजह से आपका एक तरीके से चंद्र ग्रहण हो जाता है पूर्ण। नेक्स्ट आता है जब पृथ्वी अपसोर पर पहुंचती है, उपसोर सॉरी आप नहीं है उप है, उपसोर पर पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के निकट होती है। ठीक है, चंद्रमा के समीप होती है, उसे कहते हैं उपसोर। उप का मीनिंग होता है निकट, उपसोर, सोर का मीनिंग यानी सूर्य। ठीक है, तो जब सूर्य और चंद्रमा दोनों के समीप होती है, जब सूर्य से दूर होती है, सूर्य के समीप होती है। तो राइट आंसर रहेगा जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है यानी समीप होती है, ऑप्शन घ, उसे कहते हैं उपसोर। ठीक है, उसे कहते हैं उपसोर जब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे अधिक नजदीक होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 57, भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितनी होती है? 16 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, या 12 ऋणात्मक घंटे।
तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा पूरे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, मैं बार बार बोलती भी हूँ दिन और रात बराबर भूमध्य रेखा पर, तो 12 घंटे का दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 58 इज, जब दिन और रात समान होते हैं तो सूर्य की किरणें सीधे किस रेखा पर होती है? तो भाई दिन और रात समान होते हैं तो सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर होती है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59, 21 जून को सूर्य किस पर ऊर्ध्वाधर होता है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, सूर्य की स्थिति निश्चित नहीं है, या कर्क रेखा। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा होता है, क्योंकि हमारे इंडिया के सेंटर से भी कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों को टच करती है। और हमारे यहाँ देख लो जून में कितनी भयंकर गर्मी होती है, तो 21 जून को सूर्य की किरणें बिल्कुल वर्टिकल होती है हमारे ऊपर, तो ऐसे भी आप याद कर सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समुद्र में ज्वार भाटा किस कारण आता है? तो गाइस समुद्र में ज्वार भाटा की बात करें तो चंद्रमा के आकर्षण से, पृथ्वी द्वारा गोलाकार के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से, या सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर घ, सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, पर ज्यादातर रोल चंद्रमा का होता है। ठीक है, अगर ज्यादा पूछे ना कि सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है, तो चंद्रमा की रहेगी। सूर्य का गौण होता है क्योंकि सूर्य पृथ्वी से ज्यादा दूरी पर है और चंद्रमा नजदीक है, तो चंद्रमा का बल है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस कारण सूर्य पूर्व से उदय और पश्चिम में अस्त होता है? पूर्व से उदय होता है सूर्य और पश्चिम में अस्त होता है, किस कारण? पृथ्वी के आकार के कारण, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के कारण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर परिक्रमा के कारण, या आपका सूर्य की गति के कारण। तो राइट आंसर रहेगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर परिक्रमा के कारण सूर्य पूर्व से उदय और पश्चिम से अस्त होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष सूर्य की परिक्रमा उल्टी डायरेक्शन में करती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये सिचुएशन उल्टी होती। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से किस कारण सूर्य पूर्व से उदय और पश्चिम में, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 62, चक्रवात क्या है? अचानक भारी बाढ़, लंबी अवधि तक वर्षा का ना होना, भारी वर्षा, प्रचंड हवाएं और वर्षा। तो चक्रवात क्या है गाइस? तो चक्रवात में आपका क्या क्या होता है, अगर हम बात देखें तो आपकी तेज तेज हवाएं चलती है, वर्षा आती है, तो प्रचंड हवाएं और वर्षा का होना, इसे ही कहते हैं साइक्लोन यानी चक्रवात। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस कथन से पूर्व सूर्य ग्रहण न होने का पता चलता है? चंद्रमा के संदर्भ में सूर्य का आकार, पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा की दशा, सूर्य के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा, सूर्य के संबंध में पृथ्वी का आकार। तो राइट आंसर रहेगा चंद्रमा के संदर्भ में सूर्य का आकार, ऑप्शन का, चंद्रमा के संदर्भ में सूर्य का आकार। ठीक है, सूर्य ग्रहण के न होने का इससे पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से संबंध स्थापित करना। देख लो यहाँ पर, परवाल द्वीप, गह्वर, संघनन, अनावर्तीकरण। देखो परवाल द्वीप आपके परवाल भीति, ओके, संघनन ओसांक पॉइंट पर होता है, ओसांक पर जब पॉइंट पर जब पहुंच जाते हैं जलवाष्प, तब जाके आपका बादल बनने शुरू होते हैं। गह्वर अनावर्तीकरण, ठीक है, अनावर्तीकरण और गह्वर। तो यहाँ पर जो आपके ज्वालामुखी होते हैं गाइस, वो बिल्कुल हमारी पृथ्वी के गहरे गहरे पार्ट से निकलते हैं, और अनावृत्तीकरण का रहेगा नदी, संघनन, ओसांक, परवाल भीति। ठीक है, तो 1 का 4 और 2 का 3, ये देख लेते हैं, 1 का 4 और 2 का 3, तो ये आपका घा पड़ता है, तो ऑप्शन घा रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में संबंध स्थापित करना है, भूकंप, वर्षा, अगलहास, हवा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या रहता है। तो सबसे पहले भूकंप को भूकंपीय रेखा के द्वारा दिखाते हैं, सीधा दिया हुआ है। अब वर्षा आइसो हाइट, कितनी बार रिपीट हो चुका है, मैं आपको बार बार पढ़ा चुकी हूँ। और ये बोरा गाइस, ये एक आपकी हवा है। बोरा क्या है? एक हवा है, ठीक है, एक लोकल विंड है ये। और एगुलहास एक महासागरीय धारा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ख, राइट आंसर रहेगा ख। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हो, ये रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय मानक समय किससे संबंधित है? 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ज़्यादा हमें अगले क्यों जाएं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में IST भी कहते हैं। GMT और IST यानी ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है, हम 5.5 घंटे प्लस में हैं। नेक्स्ट आते हैं 1 घंटे के समय अंतराल के लिए देशांतर दूरी किसके बराबर है? 1 घंटे के 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो 60 डिग्री। तो राइट आंसर इज 15 डिग्री, क्योंकि देखो एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 देशांतर रेखा को पार करने में 60 मिनट का समय लगता है। और 60 मिनट में क्या होता है? 1 घंटा।
है ना। तो देखो इसने यही पूछा था 1 घंटे के अंतराल में कितनी देशांतर रेखाएं होंगी, तो 15। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 68, ग्रीनविच में किसी बुधवार को जब प्रातः के 8 बजे हो, तो सुबह के 8 बजे गाइस ग्रीनविच में, तो लंदन में बुधवार को रात के 10:30 बजे होंगे, और न्यूयॉर्क में मंगलवार को प्रातः के 6:25 बजे होंगे, हांगकांग में बुधवार को शाम के 3 बजे होंगे, टोक्यो में बुधवार को शाम के 5 बजे होंगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, तो जब ग्रीनविच में 8 बजे हैं तो लंदन में कैसे 10:30 बजेंगे, क्योंकि लंदन और ग्रीनविच वहीं से तो निकाली गई है, दोनों में एक ही तो टाइम होगा। न्यूयॉर्क की बात करें तो गाइस आपका जो टाइम है वो इतना ज़्यादा माइनस नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। हांगकांग की बात करें तो बुधवार को शाम के 3 बजे होंगे, तो यहाँ पर सुबह के 8 बजे हैं तो यहाँ पे शाम के 3 बजे होंगे, ये भी रोंग। टोक्यो में बुधवार को शाम के 5 बजे होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बुधवार दिया हुआ है तो यहाँ पर भी बुधवार दिया हुआ है, तो यहाँ पे बुधवार। अगर हम जापान के टोक्यो की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर जितने टाइम पीरियड का अंतर आ जाएगा वो ये 5 बजे होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन घ राइट रहेगा। आप बाकी निकाल के देखोगे जब आपको पता चलेगा। ये हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पुट कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट आता है IST क्या है। IST अभी बताया मैंने आपको, भारत में सभी स्थानों के लिए अपनाया गया एक समान समय, बिल्कुल राइट, पहला ही ऑप्शन ठीक है। IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत में सभी राज्यों के लिए अपनाया गया एक ही टाइम है, ठीक है, उसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से कहाँ से होकर जाती है। पूर्णतः 180 देशांतर से, भूमध्य सागर से, 180 पूर्व या पश्चिम यामोत्तर रेखा से, या 0 डिग्री यामोत्तर रेखा से। तो गाइस इंटरनेशनल डेट लाइन की बात करें तो वो आपके अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, या तो अगर हम बात करें ना तो पूर्णतः 180 डिग्री देशांतर से। तो राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर से गुजरती है, तो हम इसको टिक कर सकते हैं। बट पूर्णतः इन्होंने वर्ड लगा दिया तो हम इसको इस वजह से टिक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं पता ये वेस्ट वाली दिखा रहा है या पूर्व वाली दिखा रहा है। बट गा ऑप्शन में इसने लगभग लिखा है, तो लगभग लिखा है तो लगभग आपका पश्चिम भी इसने दिया हुआ है, तो ऑप्शन गा रहेगा। वैसे बिल्कुल करेक्ट हमारी 180 डिग्री वेस्ट वाली होती है, पूर्व वाली नहीं होती, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट आता है 71, भारतीय मानक समय GMT से कितना आगे है। भारतीय मानक समय 2 घंटा, 5 से 1/4 घंटा, 5 से 1/2 घंटा, या 6 से 1/2 घंटा। तो GMT से हम कितने आगे हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया कि हम 5.5 घंटे प्लस में हैं, तो उसको ऐसे लिखा जाता है 5 से 1/2, 5.5 घंटे, ठीक है, GMT से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 72, ग्रीनविच में इस समय दोपहर के 12 बजे हैं, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित किसी जगह का समय क्या होगा। गाइस इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको वो डायग्राम बनाना समझा रखा है ना, वो डायग्राम आई डोंट नो आपने किसी ने किया है या मैंने अपने चैनल पर 3 बार वीडियो डाली है, कुछ इस तरीके का बनाकर मैंने आपको 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 10, 20, 30 डिग्री, 40, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको टाइम निकालना सिखा रखा है। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम ईस्ट की ओर जाते हैं टाइम पीरियड प्लस में हो जाता है। ये बता रहा है ग्रीनविच में 12 बजे है, तो ग्रीनविच तो 0 डिग्री पर है, तो यहाँ पर 12 बजे हैं, तो 50 डिग्री ईस्ट पर कितना टाइम होगा। तो भाई 15 डिग्री को पार करने में आपका कितना लगता है, 1 घंटा लगता है। तो 50 की बात कर रहा है, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 45 डिग्री तक पहुँचने में 3 घंटे प्लस हो जाएंगे। तो 3 घंटे प्लस हो गई, तो 12 बज रहे थे दोपहर के, तो 3 बज गई, ठीक है। अब हमारे पास 5 डिग्री और बच गया, तो 5 डिग्री को पार करने में 5 × 4, क्योंकि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 5 डिग्री को पार करने में 20 मिनट और लगेंगे, तो 3:20 राइट आंसर रहेगा। और ये शाम के होंगे 3:20, तो ऑप्शन खा। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आता ना, तो मेरे चैनल पर ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में या फिर आपको ज्योग्राफी लाइव क्लास में ये टाइम निकालने, हाउ टू कैलकुलेट टाइम के नाम से वीडियो मिलेगी, और वहाँ पर जाकर आप अच्छी तरह से सीख सकते हो कि किस तरीके से टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन TGT, PGT, नेट सभी में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 73, जब कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उसके समय में एक दिन जोड़ दिया जाता है, तो कौन से डायरेक्शन में पार करेगा जब जुड़ेगा। नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट, या साउथ टू वेस्ट। तो गाइस राइट आंसर रहेगा हमारा इसका
पूर्व से पश्चिम की ओर जो अब अगर कोई व्यक्ति जाता है, ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके टाइम पीरियड में एक दिन जोड़ दिया जाता है, तो ऑप्शन खा इज राइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 74। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में जो दबाव होता है, जो प्रेशर होता है, वो केंद्र की ओर बढ़ता है, केंद्र की ओर घटता है। उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती है वामावर्त दिशा में घूमती हैं। अधिक परिवर्तन नहीं होता, पहले केंद्र की ओर घटता है और बाद में बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, क्या होगा, आपके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उसमें पहले सेंटर की ओर जो दबाव होता है वो घटता है, और उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलती है वो वामावर्त चलती हैं। ठीक है, वामावर्त चलती है यानी उल्टी डायरेक्शन में चलती हैं, यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत चलती है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 75। 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर के बीच के महाद्वीपों के पश्चिमी होशियों के क्षेत्र में क्या मिलता है? शुष्क और ग्रीष्म और आर्द्र शीत, संपूर्ण वर्षा, संपूर्ण वर्ष, शुष्क जलवायु, या आर्द्र ग्रीष्म या गर्म शीत। तो आपको जलवायु बतानी कैसी रहती है। तो यहाँ पर गाइस गर्मियाँ तो सूखी रहेंगी और सर्दियों में वर्षा होती है। 30 से 40 डिग्री में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में गर्मियों में कोई वर्षा नहीं होगी और सर्दियों में नमी रहती है, वर्षा होती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76। सर्वाधिक वर्षा कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय क्षेत्र। तो सबसे अधिक वर्षा गाइस कहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र, क्योंकि हर दोपहर के 2 बजे के बाद यहाँ पर खूब मूसलाधार वर्षा होती है और इसे 4 बजे वाली वर्षा भी कहते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा यहीं रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 77। पछुआ पवनें किस क्षेत्र में बहती हैं? ध्रुवीय क्षेत्र, रात के समय धरती से समुद्र की ओर और दिन के समय समुद्र से धरती की ओर, मौसम के अनुसार विभिन्न दिशाओं में, भूमध्य रेखा के 30 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण देशांतरों में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस वो 30 से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण आपके देशांतरों में भूमध्य रेखा के पछुआ पवनें बहती हैं और काफ़ी भयानक तरीके से बहती है। इसलिए 40 डिग्री अक्षांश पर दक्षिणी गोलार्ध में यानी साउथ हेमिस्फीयर में 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन्हें गरजता चालीसा, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन्हें प्रचंड पचासा और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इन्हें चीखता साठा के नाम से जाना जाता। तो याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महासागरीय प्रवाह निम्न में से किसके कारण होता है? महासागरीय प्रवाह, पछुआ, आवधिक हवाएं, स्थायी हवाएं, या आपका मानसून हवाएं। तो जो महासागरीय प्रवाह यानी महासागरों के पानी में जो मूवमेंट होता है वो स्थायी पवनें यानी लोकल नहीं परमानेंट विंड के कारण होता है। ठीक है, बिल्कुल स्थायी हवाएं होती है जो हमेशा चलती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रवाह शीत प्रवाह है? यानी कौन सी ऐसी करंट है इनमें से जो बिल्कुल आपकी ठंडी धारा है? बेगुएला की धारा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशिवो, या ब्राजील की धारा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा गाइस आपका बेगुएला की धारा। जो बेगुएला की धारा है वो आपकी एक ठंडी जलधारा, बाकी ये सारी की सारी गर्म जलधारा है जो कि भूमध्य रेखा की ओर से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से किस मौसम में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में वर्षा होती है? शीत, ग्रीष्म, बसंत, शरद। तो हमने अभी पढ़ा 30 से 40 डिग्री आपकी जो वर्षा होती है गाइस वो आपकी सर्दियों में होती है ना, और गर्मियों में सूखा रहता है। तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र आपका 30 से 40 डिग्री 50 डिग्री के बीच ही पड़ता है। तो यहाँ पर सर्दियों में वर्षा होती है और गर्मियों में सूखा रहता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 82। भूमंडलीय हवाएं वे हवाएं होती हैं जो मौसम में परिवर्तन के साथ दिशा में परिवर्तन, दिन और रात के साथ दिशा में परिवर्तन, कभी कभी दिशा परिवर्तित नहीं होती, पर्वतीय ढालों को बहा देती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कभी कभी दिशा परिवर्तित नहीं होती। तो जो आपकी भूमंडलीय हवाएं होती हैं कभी भी इनमें दिशाएं नहीं बदलती, आपकी परमानेंट विंड होती है, इन्हें स्थायी पवनें कहते हैं, व्यापारिक पवनों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये कभी भी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में बहती हैं और इनकी बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्शन रहती है पूरा साल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से कौन सा महासागरीय प्रवाह तप्त भाग के रूप में जाना जाता है? बेगुएला प्रवाह, केनारी प्रवाह, गल्फ स्ट्रीम, या पश्चिमी हवा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस वो होगा हमारा गल्फ स्ट्रीम की धारा। इसे तप्त धारा के नाम से भी जाना जाता है। ये यूरोप तक जाती है, यूरोप के नॉर्वे कंट्री तक, और पूरे यूरोप में इसी धारा की वजह से बर्फ़ नहीं पड़ पाती और मौसम अच्छा बना रहता है, खुला रहता है वहाँ पर। नहीं तो यूरोप इतने ऊंचे अक्षांशों पर है कि वहाँ पर सारा साल बर्फ़ जमती है ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 84। संबंध स्थापित करना है। ये आपकी धाराएं हैं, करंट है, आयोशिवो धारा, बेगुएला धारा, मोजाम्बिक धारा, नॉर्वे धारा। ठीक है,
तो यहाँ पर कुछ महासागरों के नाम हैं, तो आपको बताना कौन सी धारा किस में बहती हैं। तो सबसे पहले आपको बात करें तो जो ये आपकी नार्वे धारा है, नार्वे धारा ये आपकी पार्ट किसका है, अटलांटिक धारा का। तो घा का वन देख लो किस में है, ठीक है। घा का वन अगर हम बात करें, यहाँ पर आई थिंक ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, वैसे तो करेक्ट होता गाइस, बट इन्होंने एक चीज़ कर दी, इन्होंने नार्वे प्रवाह भी दे दिया और इसके साथ साथ इन्होंने बेगुएला की धारा भी दे दी। ये बेगुएला की धारा अटलांटिक महासागर में बहती है, नार्वे की धारा बहती तो अटलांटिक महासागर में ही है, बट अटलांटिक महासागर से होते हुए आगे आर्कटिक महासागर में ये चली जाती है, क्योंकि अटलांटिक महासागर के नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका 2 आंसर है। मोजाम्बिक धारा आपके अफ्रीका का जो सबसे बड़ा आइलैंड है ना मेडागास्कर, तो अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में बहती है, तो ये प्रशांत महासागर अगर हम बात करें ये आपके हिंद महासागर में पड़ती हैं, ठीक है। मोजाम्बिक प्रवाह हिंद महासागर और आयोशिवा की धारा प्रशांत महासागर। आयोशिवा प्रवाह प्रशांत महासागर ए का 3 ये खा में भी है, और ख का 1 बेगुएला की धारा अटलांटिक ओशियन, मोजाम्बिक की धारा प्रशांत महासागर और नार्वे की धारा आर्कटिक। ये नार्वे की धारा याद रखना, वैसे तो इसका ज़्यादातर पार्ट अटलांटिक ओशियन में ही पड़ता है, बट ये आगे जाके आर्कटिक महासागर में भी मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, बेनगुएला प्रवाह क्या है, तप्त महासागरीय प्रवाह यानी गर्म धारा, उष्ण महासागरीय प्रवाह, शीत महासागरीय प्रवाह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका गाइस राइट आंसर रहेगा जो आपकी बेगुएला प्रवाह की बात करें तो वो आपका शीत महासागरीय प्रवाह है, ठीक है। बेगुएला प्रवाह शीत महासागरीय प्रवाह। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 86 निम्न में से तप्त प्रवाह कौन सा है, यानी गर्म। बेगुएला प्रवाह, लेब्राडोर प्रवाह, ये दोनों ठंडे हैं। क्यूरोशिवो प्रवाह या दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। तो आपकी जो क्यूरोशिवो प्रवाह है ये आपका एक गर्म जलधारा, क्यूरोशिवो गर्म जलधारा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 87 निम्न में से कौन सा तप्त प्रवाह नहीं है, ठीक है। जब मैं अपने चैनल पर स्टडी विद दीपा सैनी पर आपको ये करवाऊंगी ना धाराएं, तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप फटाफट जवाब दोगे कौन सी धारा गर्म है कौन सी ठंडी है। मैप से करवाऊंगी और चीज़ें एक साथ में ही फटाफट डिटेल में समझ में आ जाएंगी। बेगुएला प्रवाह, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसिवो या ब्रिटिश कोलंबाई प्रवाह। तो यहाँ पर गाइस जो राइट आंसर होगा आपका तप्त प्रवाह नहीं है। तो बेगुएला हमने अभी अभी पढ़ा, बेगुएला हमारा कैसा प्रवाह है, शीत प्रवाह है, ठंडा प्रवाह है, तप्त प्रवाह ये नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 88 निम्न में से आगन्य चट्टान कौन सी है, स्लेटी पत्थर, स्फटिक, संगमरमर, ग्रेनाइट। तो आगन्य चट्टान की हम बात करें तो मैंने आपको जब आगन्य चट्टान पढ़ाया था तब बताया भी था जो ग्रेनाइट है वो आपकी आगन्य चट्टान है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 89 निम्न में से कौन सी चट्टान तलछटी यानी सेडिमेंट्री चट्टान है, संगमरमर, चूना पत्थर, स्लेट, इनमें से कोई नहीं। तो यू नो डैट जो हमारी चूना पत्थर है और वो रूपांतरित जब अपना रूप बदल लेती है तब उसे संगमरमर कहते हैं। तो संगमरमर आपकी रूपांतरित चट्टान है, जबकि आपकी चूना पत्थर सेडिमेंट्री रॉक्स है यानी अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 90 निम्न में से कौन सा युग्म सही है, संगमरमर रूपांतरित चट्टान, असिताशम अंतर्वेदी आगन्य चट्टान, स्लेट बहिर्वेदी आगन्य चट्टान, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा गाइस जो स्लेट है वो आपकी पड़ती है बहिर्वेदी आगन्य चट्टान। तो ये युग्म ठीक है, बट ये संगमरमर वाला भी राइट है, रूपांतरित चट्टान दोनों ही ठीक है आपके, ठीक है, ध्यान रखना ये थोड़े ऑप्शन में गड़बड़ है। तो संगमरमर रूपांतरित चट्टान का ये है, चूना पत्थर जब अपना रूप बदलता है तो संगमरमर बनता है, और स्लेट आपकी बहिर्वेदी आगन्य चट्टान है। नेक्स्ट आता है संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है, दोबारा वही आ गया। तो भाई रूपांतरित चट्टान है हमारी संगमरमर, ठीक है, किस प्रकार की चट्टान है, रूपांतरित। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 92 भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, मध्य चीन या हंगरी में। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया में भी भूमध्य सागरीय प्रकार की ही क्लाइमेट देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 93 निम्न में से किस क्षेत्र में शीत ऋतु में यानी सर्दियों में अधिकांश वर्षा नहीं होती। तो अधिकांश वर्षा नहीं होती, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, मध्य उत्तरी अमेरिका या मध्य कैलिफोर्निया। तो राइट आंसर रहेगा गाइस जो आपका मध्य और उत्तरी अमेरिका है, इनमें आपके शीत ऋतु में अधिकांश वर्षा नहीं होती, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के मध्य पार्ट में। तो ज़्यादातर मरुस्थल भी आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 94 इज विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्रों का किस आधार पर मुख्यतः वर्णन किया जाता है, अक्षांश, तापमान, वर्षा, वनस्पति, तुंगला या भूमध्य रेखा से
दूरी। तो इसका राइट आंसर रहेगा गाइस, अधिकतर एरियाज का जो डिवीजन किया गया है नेचुरल एरियाज का, वो टेम्परेचर, रेनफॉल और वहाँ की जो नेचुरल जो वनस्पति हैं उन पर किया गया है। ठीक है, तो क्षेत्रों को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 95। भूमध्य सागरीय प्रकार के मौसम की विशेषता होती है शुष्क ग्रीष्म, हल्का आर्द्र शीत, नम ग्रीष्म और शुष्क शीत, उष्ण ग्रीष्म, नम शीत, साफ आसमान और धूप। तो भूमध्य सागर प्रकार का जो मौसम होता है, आपको मैंने बताया भी, हमने पढ़ा भी था कि भाई गर्मियों में तो सूखा रहेगा और सर्दियों में हमारी क्या होती है, वर्षा होती है ना। तो किस प्रकार का मौसम रहेगा, तो इसका का आंसर रहेगा यानी सूखी गर्मियाँ और हल्की आर्द्र ठंड यानी शीत। नेक्स्ट आता है भारतीय जलवायु कही जा सकती है भूमध्य सागरीय प्रकार की, बिल्कुल नहीं, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। तो भारत की जलवायु में आपका मानसून आता ही आता है, तो सीधा आंसर रहेगा हमारा। तो भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी है और उसके साथ साथ मानसून भी आता है, तो हमारी जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अधिक तापमान का जो अंतर है वो कहाँ होता है, कब होता है, शीत में, गोलाकार में, वर्षा ऋतु में या बसंत ऋतु में। तो भूमध्य रेखा से आप नॉर्थ की ओर जा रहे हो तो वो जो अधिक टेम्परेचर का जो अंतर है वो कब होता है, जब गोलाकार शेप देखने को मिलती है। तो ऑप्शन खा रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन खा। नेक्स्ट आता है, विश्व में कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक निम्न में से किस प्रकार के वन हैं, पर्णपाती, तटवर्ती, चौड़ी पत्तियों वाला या शंकुधारी। तो सबसे ज़्यादा वृक्ष हमारे कौन से हैं गाइस, तो सबसे ज़्यादा जो वृक्ष हैं कुल वन क्षेत्रों में हमारे, ठीक है, तो पर्णपाती, विश्व के कुल क्षेत्र, भारत में तो पर्णपाती हैं। अगर वर्ल्ड में बात करें, वर्ल्ड के पूछे गए हैं गाइस, तो वर्ल्ड में आपका आंसर रहेगा चौड़ी पत्तियों वाले, वर्ल्ड में चौड़ी पत्तियों वाले वृक्ष हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 99, ऊंचे वृक्षों वाली सवाना घास सतली मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मध्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ऊंचे वृक्षों वाली जो आपकी सवाना घास सतली है वो पाई जाती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो देखो सवाना आपके कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 100 और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शंकुधारी वन किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं, सवाना, भूमध्य सागरीय, साइबेरिया या उष्ण मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर रहेगा गाइस साइबेरिया, राइट आंसर रहेगा साइबेरिया एरियाज में आपके शंकुधारी यानी ठंड वाले एरिया में पाए जाते हैं शंकुधारी वृक्ष, तो टुंड्रा वाले एरिया में। तो साइबेरिया किसको बोलते हैं, जो रूस वाला पार्ट जो हमारा एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहा जाता है। तो ऑप्शन गा इज करेक्ट। गाइस ये हमारे केवल 100 क्वेश्चन थे, मैं ऐसे ही आपको 500 क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, तो ये 500 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज होगी जिसका पार्ट 1 आज हमने 100 क्वेश्चंस के रूप में कर लिया है। तो वीडियो को मैक्सिमम लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो स्टडी विद दीपा सैनी मेरे चैनल को आगे और क्वेश्चंस करने के लिए, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो मैक्सिमम सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास इजीली पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियोस को देखते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। और कोई आपको दिक्कत हो, कोई इशू हो, किसी क्वेश्चन में कोई आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके, बाय बाय, सी यू।